वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। आज की वीडियो में हम जो है मूड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो है यूनिपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर आते हैं। इन्हें जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है बहुत से DSM-5 में जो भी डिसऑर्डर दिए गए हैं, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा था, ADHD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लर्निंग डिसऑर्डर और जो है अल्जाइमर, एमनीशिया, इन सभी डिसऑर्डर के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उनका जो है हमारे चैनल पर जो है आपको वो वीडियो मिलेगी, उसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो मस्ट वॉच दिस वीडियो। ये जो है वो पार्ट 13 होने वाला है। ये जो है पार्ट 14 होने वाला है, जिसमें जो है मूड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। इससे पहले जो है हमारे चैनल को जो है लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें बैक टू बेसिक को। आइए शुरू करते हैं मूड डिसऑर्डर को। मूड डिसऑर्डर एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन की फीलिंग, इमोशन में डिस्टरबेंस आ जाती है, उसके डेली लाइफ फंक्शनिंग में डिस्टरबेंस आ जाती है, वह अपनी डे टू डे लाइफ में एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, ऑक्यूपेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। इस तरह के डिसऑर्डर में कभी तो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, और कभी जो है वो मैनिक, बहुत ज़्यादा हैप्पी, जो है उसकी एक्टिविटी जो है वो हाई हो जाती है। कभी जो है एक्टिविटी बिल्कुल लो हो जाती है, जिसे डिप्रेशन का फेस कहते हैं, और कभी जो है वो एक्टिविटी बिल्कुल हाई हो जाती है, जिसे मैनिया का फेस कहते हैं। तो मूड डिसऑर्डर में ये दोनों ही आते हैं, कभी डिप्रेशन, कभी मैनिया, बारी बारी जो है वो होते रहते हैं। मेंटल स्टेट चाहे डिप्रेशन की हो या मैनिया की हो, पेशेंट का एडजस्टमेंट, डेली लाइफ फंक्शनिंग जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, जिसे जो है वो थेरेपी वगैरह देकर फिर बाद में ठीक किया जाता है। मूड डिसऑर्डर में टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। किस टाइम से, कितने टाइम से वो सिम्टम्स आ रहे हैं, कितने टाइम से, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, उस बेस पर जो है पेशेंट का डायग्नोसिस बनाया जाता है। तो मूड डिसऑर्डर में जो वो टाइम ड्यूरेशन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ ध्यान से सुनिए, मूड डिसऑर्डर को जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है यूनिपोलर डिसऑर्डर और सेकंड है बाइपोलर डिसऑर्डर। यूनिपोलर डिसऑर्डर में आते हैं मेजर डिप्रेशन, प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिया, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन। और बाइपोलर डिसऑर्डर में आते हैं बाइपोलर फर्स्ट, साइक्लोथीमिया डिसऑर्डर और बाइपोलर सेकंड। इस वीडियो में हम यूनिपोलर डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, और इससे नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूनिपोलर डिसऑर्डर के अंदर 4 डिसऑर्डर जो है वो आते हैं। सबसे पहले है डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, प्रीमेंस्ट्रुअल डिप्रेसिव डिसऑर्डर और जो है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इन चारों को जो है हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है डिप्रेसिव डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है, डिप्रेशन का क्या मतलब होता है। इस डिसऑर्डर में पर्सन जो है वो सैड रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, उसकी जो है वो स्लीप जो है वो कम हो जाएगी, और जो है ईटिंग कम खाएगा, वो बॉडी वेट जो है वो कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी, वो लो फील करना शुरू कर देगा। इमोशनल, मोटिवेशनल, बिहेवियरल, कोग्निटिव सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ऐसे डिप्रेसिव डिसऑर्डर को यूनिपोलर डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाता है, जिसमें केवल डिप्रेशन से रिलेटेड सिम्टम्स जो है वो आते हैं। लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर में उन्हें रखा जाता है जिन्हें डिप्रेशन के भी सिम्टम्स आते हैं और मैनिया के भी सिम्टम्स आते हैं। मैनिया का मतलब होता है जिसमें जो है वो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, पर्सन जो है वो ज़्यादा सोना शुरू कर देगा, हाई ईटिंग शुरू कर देगा, जिसमें जो है एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, उसे मैनिया कहा जाता है। तो बाइपोलर में क्या होता है, डिप्रेशन और मैनिया इन दोनों के ही सिम्टम्स आते हैं।
लेकिन यूनिपोलर डिसऑर्डर में केवल डिप्रेशन से रिलेटेड ही सिम्टम्स आते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में पर्सन का मूड जो है वो डिस्टर्ब रहता है, टेम्पर जो है वो आउटबर्स्ट रहेगा। आउटबर्स्ट का मतलब होता है वो पर्सन जो है वो बार बार गुस्सा करेगा, उसका टेम्पर जो है वो हाई रहेगा, हमेशा जो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, एग्रेसिव रहेगा, एंगर में रहेगा, एकदम से कंट्रोल खो देगा अपनी बॉडी पे से। टू टाइप्स के जो है वो आउटबर्स्ट हमें देखने को मिलेंगे, वर्बल और बिहेवियरल। वर्बल में क्या होगा, वो जो अपने वर्ड से जो है वो एग्रेशन शो करेगा, जैसे जो है वो गलत लैंग्वेज का यूज़ करना, गाली देना या गुस्से से बोलना, तो ये वर्बली शो करते हैं। और सेकंड है बिहेवियरल, जिसमें वो फिजिकल एग्रेशन, तोड़ फोड़, इन सब में जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो दो तरह के वर्बल एग्रेशन शो करेंगे और बिहेवियरल एग्रेशन जो है वो शो करेंगे, जिन्हें भी डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर होता है। उनका जो वो टेम्पर हाई रहता है, वो एंगर ज़्यादा होते हैं, जल्दी हो जाते हैं। तो क्राइटेरिया देखते हैं DSM-5 में किन लोगों को जो है वो डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन की कैटेगरी में रखा गया। अगर कोई व्यक्ति टेम्पर आउट शो कर रहा है, उन्हें जो है वो DMD की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये जो है टेम्पर आउट नेगेटिव मूड जो है वो दूसरे लोगों को ऑब्जर्वेबल होना ज़रूरी है, उसके फादर को, मदर को, पार्टनर को, तो ये ऑब्जर्वेबल होना ज़रूरी है, ऑब्जर्व किया जा सके। थर्ड है, ये सब सिम्टम्स जो वो 1 साल तक के होने, लगातार होने ज़रूरी है, जिसमें टेम्पर आउट जो है वो शो कर रहा है। नेक्स्ट है, अगर वह 1 साल के बीच में 3 से 4 महीने तक कोई भी जो है वो DMD के सिम्टम्स जो है वो शो नहीं कर रहा है, तो उन्हें जो है वो डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। नेगेटिव मूड पेशेंट का 2 कैटेगरी में रहना ज़रूरी है। इसमें जो वो स्कूल में और जो है जॉब में, पीयर में या अपनी फैमिली में, इन सब में से जो है किसी 2 एरिया में जो है वो टेम्पर आउट शो करता हो, तब जो है उसे DMD की कैटेगरी में रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए केवल वो स्कूल में ही जो है एग्रेशन जो है वो शो कर रहा है, घर पे वो बिल्कुल ठीक है, तो ऐसों को जो है वो नहीं रखा जाएगा DMD की कैटेगरी में। अगर वो स्कूल में भी, फैमिली में भी जो है किन्हीं या जॉब में या किन्हीं 2 एरिया में शो कर रहा है, जैसे कि स्कूल में और फैमिली में एग्रेशन शो कर रहा है, टेम्पर आउट शो कर रहा है, तो उन्हें जो है वो DMD की कैटेगरी में रखा जाएगा। ऐसे डिसऑर्डर जो किसी दूसरे मेडिकल कंडीशन की वजह से ना हुए हो, उन्हें जो है वो DMD की कैटेगरी में रखा जाएगा। मान लीजिए अगर उसे पहले से कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि उसे कोई भी चोट लगी हो सर पे या कोई भी इस तरह की मेडिकल कंडीशन हुई हो, एक्सीडेंट हुआ हो, उसकी वजह से जो है उसे टेम्पर आउट वो शो कर रहा है, तो उसे जो है वो DMD की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई डिसऑर्डर किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से आ रही है, तो उन्हें जो है वो डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। और वो जो डिसऑर्डर है वो सब्सटेंस यूज से लिंक्ड नहीं होने चाहिए, यानी कि किसी ड्रग्स लेने की वजह से, अल्कोहल लेने की वजह से अगर वो टेम्पर आउट शो कर रहा है, तो उन्हें जो है वो DMD की कैटेगरी में रखा नहीं जाएगा। फीमेल में जो है वो डिप्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है मेल के कंपैरिजन में, क्योंकि उनमें जो वो हार्मोनल डिफरेंसेस, चेंजेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में पेशेंट कई बार जो है वो मेजर बड़े डिप्रेशन को जो है वो एक्सपीरियंस करता है, इसलिए इसे जो है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहा जाता है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में पेशेंट डिप्रेस मूड में रहेगा, अपनी सभी कामों में उसका जो है वो इंटरेस्ट लॉस हो जाएगा, किसी भी प्लेजरेबल एक्टिविटी में वो जो है इन्वॉल्व नहीं होगा, एनर्जी जो है वो बिल्कुल लो हो जाएगी,
पुअर कंसंट्रेशन होगा, स्लीप डिस्टर्बेंसेस जो है वो देखने को मिलेगी। पर्सन को इवन जो है वो सुसाइडल थॉट्स भी आने शुरू हो जाते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में। क्राइटेरिया देखते हैं किन किन लोगों को जो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाता है। कम से कम 5 सिम्टम्स जो है वो पिछले 2 वीक से आने ज़रूरी होते हैं अगर पेशेंट को जो है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखना होता है। तो वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं? सैड डिप्रेशन अगर वो फील कर रहा है, नॉन इंटरेस्ट जो है वो किसी भी काम में जो है नॉर्मल फंक्शनिंग में भी जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, स्लीप प्रॉब्लम उसमें देखने को मिल रही है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस जो है उसका हो गया है या बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया हो, एक्शन लेवल जो है उसके चेंज हो गए हो, फटीग, लो एनर्जी फील करता हो, अब खुद की उसकी फीलिंग होती है कि वो वर्थलेस है, एक्सेसिव इनएप्रोप्रिएट उसके अंदर गिल्ट आ जाता है किसी चीज़ को लेकर, सुसाइडल थॉट अगर आ रहे हैं, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है। अगर इन सभी सिम्टम्स में से कोई भी 5 सिम्टम्स प्रेजेंट होने ज़रूरी है तभी जो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का जो है डायग्नोसिस बनाया जाता है। इन सभी सिम्टम्स की वजह से एक व्यक्ति की स्कूल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ, वर्क लाइफ, फैमिली लाइफ, इन सभी में जो है वो डिस्टरबेंस आ जाती है। ये सिम्टम्स जो है वो किसी सब्सटेंस या मेडिकल कंडीशन से ना हो, मतलब उसे जो है ये सभी सिम्टम्स जो भी आ रहे हैं वो किसी ड्रग्स लेने की वजह से ना हो, सब्सटेंस यूज़ की वजह से ना हो, और न ही किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से हो कि उसे किसी तरह का डिजीज़ हुआ हो, उसकी वजह से भी ये सिम्टम्स नहीं आने चाहिए। तभी जो है डायग्नोसिस बनाया जाएगा मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसे डायस्थीमिया भी कहा जाता है, इसमें डिप्रेसिव सिम्टम्स पिछले 2 साल से या ज़्यादा के टाइम के होने ज़रूरी है, मतलब इसमें केवल ड्यूरेशन का डिफरेंस है। जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं डिप्रेशन से रिलेटेड, उसका जो है वो टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 साल तक का होना ज़रूरी है, तभी जो है वो डायग्नोसिस बनाया जाएगा डायस्थीमिया डिसऑर्डर का। चिल्ड्रन और एडोलिसेंस में जो वो इरिटेबल मूड देखने को मिल रहा है पिछले 2 साल से, इस डिसऑर्डर में जो इंटरेस्ट, प्लेजरेबल एक्टिविटी जो है वो लॉस हो जाएगी। सारे जो भी डिप्रेशन के सिम्टम्स थे, ईटिंग प्रॉब्लम, इंसोम्निया, लो एनर्जी, लो सेल्फ एस्टीम, पुअर कंसंट्रेशन, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, वो जो है वो सिम्टम्स जो है वो 2 साल पुराने होने ज़रूरी होते हैं, इसलिए जो है वर्ड यूज़ किया गया है परसिस्टेंट। अगर ये सिम्टम्स नहीं होते हैं तो पर्सन को जो है वो डायस्थीमिया की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। मैनिया या हाइपरमैनिया से कोई भी रिलेशन नहीं होता है, केवल जो है वो डिप्रेशन के सिम्टम्स होने ज़रूरी हैं। सिम्टम्स जो है वो सब्सटेंस और मेडिकल कंडीशन वाले नहीं होने चाहिए। तो डायस्थीमिया में और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में केवल जो है वो टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस होता है। अगर जो है वो 2 साल से पुरानी पहले से जो है वो सिम्टम्स है उसके अंदर, तो उसका जो है वो डायग्नोसिस डायस्थीमिया डिसऑर्डर का बनाया जाएगा, और उससे कम का है तो उसका डायग्नोसिस जो है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का बनाया जाएगा। नेक्स्ट है प्री मेंस्ट्रुअल डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये मेनली जो है वो वुमेन में देखने को मिलेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। PMDD सिम्टम्स जो है वो सीवियर भी हो सकते हैं, इंटरफेयर करते हैं डेली लाइफ में। ये जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, या लाइफ स्टाइल में जो है प्रॉब्लम होने की वजह से ये डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसकी वजह से एक वुमेन में जो है वो सुसाइडल थॉट देखने को मिलेगा। अगर आपने सुना हो तो अगर आपने ये न्यूज़ सुनी हो कि जो है वो डिसऑर्डर की मेंस्ट्रुअल पीरियड्स पेन की वजह से जो है वो किसी जो है वुमेन ने जो सुसाइड कर लिया, इस तरह की न्यूज़ जो है वो देखने को हमें मिलती है। तो ऐसे जो है वो लोगों को जो है वो PMDD की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बहुत ज़्यादा जो है वो हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसकी वजह से जो है वो डिप्रेशन, स्ट्रेसफुल कंडीशन फेस जो है वो वुमेन करती है। तो ऐसे डिसऑर्डर को जो है वो प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिया डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाता है।
कोजेस ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसे इटियोलॉजी भी कहते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर की, कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जो वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो जाते हैं। सबसे पहला व्यू पॉइंट है बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट। इनका मानना है कि जेनेटिक्स की वजह से डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो जाते हैं। डिप्रेसिव डिसऑर्डर, अगर किसी के फैमिली मेंबर में जो है वो डिप्रेशन चल रहा है तो जो है वो पेशेंट में इस तरह के जीन्स जो है वो ट्रांसफ़र होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ट्विंस है, अगर उसमें से जो है एक बच्चे को डिप्रेशन है तो हाई चांसेस है दूसरे में भी होने के। तो ट्विंस में जो है वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर के जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के। जिन पेरेंट्स को ये डिसऑर्डर है उनके बच्चों को होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ सेकंड है न्यूरोकेमिकल्स। नोरएपिनेफ्राइन और सेरोटोनिन की कमी की वजह से डिप्रेशन जो है वो हो जाता है। मेलाटोनिन हार्मोन जो पीनियल ग्लैंड से निकलता है, इसका क्या काम होता है, स्लीप में अगर हमें सोना होता है उस टाइम पर जो है वो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है ताकि हमें जो है वो नींद आ सके। लेकिन इस हार्मोन की कमी होने की वजह से जो है वो डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि मेलाटोनिन जो है हमें सही अमाउंट में नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जो है वो डिप्रेशन देखने को मिलेगा। सेकंड है बिहेवियरल व्यू पॉइंट। जिस पर्सन को रिवॉर्ड दिया जाता है या उनके जो है पॉजिटिव बिहेवियर करने के लिए रीइंफोर्स किया जाता है, जैसे अगर ये रिवॉर्ड जब दिया जाता है जब पर्सन जो है कम पॉजिटिव बिहेवियर करते हैं, उनके काम करने का स्टाइल जो है वो धीरे धीरे डिप्रेसिव हो जाता है। जैसे इन्हें कम रीइंफोर्समेंट दिया जाए तो ये जो है डिप्रेसिव फील करेंगे। जैसे अगर कोई काम कर रहे हैं, एक बच्चा जो है वो पढ़ रहा है, स्टूडेंट, लेकिन उसे जो है उसका आउटकम नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह से जो है उसे डिप्रेशन फील होता है। किसी रिलेशनशिप को देखिए, एक पर्सन जो है वो अपना जो है मैक्सिमम पुट आउट कर रहा है लेकिन जो उसे आउटकम नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से अगर रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता है उसके काम की वजह से, तो उस टाइम पर जो है वो डिप्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट है कोग्निटिव व्यू पॉइंट। इसमें क्या है, डिप्रेसिव पीपल अपने बारे में, सिचुएशन को लेकर, फ्यूचर को लेकर ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी कोग्निशन पर अफेक्ट पड़ता है। तो ये भी एक कारण होता है जब जो है इरेशनल थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग ज़्यादा हो जाती है, तब जो है वो डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्रीटमेंट क्या है डिप्रेसिव डिसऑर्डर का? सबसे पहले है साइकोडायनेमिक थेरेपी दी जाती है इन्हें, बिहेवियरल थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी, योगा थेरेपी, ये सभी जो है वो दी जाती है, जिससे जो है वो डिप्रेशन को कम मैनेज किया जा सके, कम किया जा सके। इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें डिप्रेशन भी आता है और मैनिया भी आता है। तो जुड़े रहे हमारे चैनल बैक टू बेसिक्स से, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।